आइए देखते हैं ओपीएस बहाली किस प्रकार संभव है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश सरकार NSDL, PFRDA, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, इन सर्विस एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ में पेंशन फंड मैनेजर्स, ये सारे इस वर्तमान सिस्टम के सदस्य हैं या इस वर्तमान सिस्टम के भाग हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार सैलरीड एम्प्लॉयज़ से 10% का कंट्रीब्यूशन लेकर NSDL को देती है ताकि उनकी रिटायरमेंट के समय उन्हें कुछ न देना पड़े। साथ में अपने हिस्से का 14% भी NSDL या PFRDA को देती है एम्प्लॉयज़ की पेंशन का अरेंजमेंट करने के लिए। इन सर्विस एम्प्लॉई रिटायर होकर चला जाता है, उस समय वो रिटायर्ड एम्प्लॉई सरकार के साथ सीधा नहीं जुड़ा रह पाता है वर्तमान NPS की व्यवस्था में। एम्प्लॉई जब रिटायर हो गया तो सरकार के साथ उसकी सीधी जो जोड़ने वाली कड़ी थी वो समाप्त हो जाती है, वो सीधा जुड़ जाता है पेंशन फंड मैनेजर के साथ। अब तीनों की दिक्कत क्या है? सरकार के पास फंड नहीं है, इन सर्विस एम्प्लॉयज़ का 10% सैलरी लॉस है और सबसे ख़राब जो स्थिति है वो रिटायर्ड एम्प्लॉय की है। पेंशन नहीं है या नाम मात्र की है, 1000, 1200, 1500। ये पेंशन नाम की है, वास्तव में वो एन्यूटी है जो कि पेंशन फंड मैनेजर उसकी राशि के बदले में देते हैं। अगर वो 10 लाख देता है, जमा कराता है, तो उसके बदले में उसको 5000 रुपया लगभग या 5500 रुपया पेंशन लगती है। अब तीनों स्थितियों में, क्योंकि पुराने सिस्टम में सिर्फ HP गवर्नमेंट और इन सर्विस एम्प्लॉई, HP गवर्नमेंट और रिटायर्ड में, ये तीन ही हमारे पास एंटिटी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। ये तीन ही एंटिटी आपस में जुड़ी हुई थी, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। रिटायर्ड एम्प्लॉय सीधा सरकार के साथ जुड़ा था तो उसको समय अनुसार गुजारे लायक पेंशन मिल जाती थी। इन सर्विस एम्प्लॉयज़ की दिक्कत ये है कि जो उसको सैलरी दी जाती है ऑन पेपर, जिसको टैक्स भरता है या उसके अतिरिक्त भी, तो उसकी सैलरी में सीधा 10% का कट है। खैर रिटायर होने के बाद तो उसको समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, परंतु इन सर्विस भी उसके लिए सबसे बड़ा ये कट है, क्योंकि पेंशन रिटायरमेंट के बाद की फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी है एम्प्लॉय के लिए। अब उसकी पेंशन के नाम पर उसी की सैलरी काटी जाए सिर्फ अपनी लायबिलिटी पूरी करने के लिए, ये समस्या खड़ी करती है इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए। अब सरकार की समस्या है कि उसके पास फंड नहीं है, सरकार की समस्या है कि उसके पास फंड नहीं है, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ की आफ्टर रिटायरमेंट फैसिलिटी जो कि ओल्ड पेंशन के रूप में दी जाती थी वो सरकार ने बंद कर दी है। परंतु सोशल सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो वो सरकार की लायबिलिटी बनती है और सरकार को देनी है, क्योंकि एम्प्लॉय सर्विस नियमों में बंधा है, वो सिर्फ अपनी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता अतिरिक्त, अपनी नौकरी के अतिरिक्त उधर ध्यान जाएगा तो अपनी सेवा पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए उसको पेंशन दी जाती है ताकि उसका बुढ़ापा सुरक्षित रहे। उसकी जवानी सरकार ने खाई है, बुढ़ापा सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। परंतु वित्तीय स्थितियां इस बात पर सरकार को अलाउ नहीं कर रही हैं। अब इसका हल क्या हो? क्योंकि इस सारे सिस्टम में गवर्नमेंट का पैसा
एम्प्लॉयज़ का पैसा, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का पैसा जो 40% जो एन्युटी के रूप में पेंशन फंड मैनेजर्स खा रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं सारी शेयर मार्केट में हैं, ये पेंशन फंड को मैनेज कर रही हैं, उनके सिर्फ रेगुलेटरी हमारे पास PFRDA है और सिक्योरिटीज़ उनके NSDL में जमा है। और उस सारे पैसे का यूज़ कौन कर रहा है? पेंशन फंड मैनेजर्स। तो इस सारे सिस्टम में अगर ये तीनों परेशान हैं तो फ़ायदा कौन ले रहा है? पेंशन फंड मैनेजर, जिससे सरकार को किसी तरह की कोई आउटपुट नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस सारी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? एक और कड़ी है जो इन चारों को कंट्रोल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। परंतु उन्होंने कभी भी मैंडेटरी नहीं किया है, कंपलसरी नहीं किया है सरकार को, राज्य सरकारों को, कि आप न्यू पेंशन सिस्टम को अडॉप्ट करें। पेंशन सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी को पेंशन देना सरकार का अपना दायित्व है, ये जैसे मर्जी पूरा करें। परंतु देखा देखी MOU साइन हुए, उस वक्त जिस तरह के सबज बाग दिखाए गए 2003 में, तो कागजों में बन चुके हैं और समस्याएं और अधिक बढ़ चुकी हैं। वर्तमान में इस समस्या का समाधान कैसे होगा, आइए इस पर नज़र डालते हैं। इसमें सबसे पहला काम जो सरकार कर रही है वो 14% अतिरिक्त व्यय कर रही है आज के समय में इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए। कारण उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन लग जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। परंतु ये जो व्यय है ये सीधा कर्मचारी को ना दे करके ये इस तरफ जा रहा है। जिस तरह खाद की सब्सिडी दी जाती थी पहले उर्वरक की, वो सीधे कंपनी को दे दी जाती थी कि आपने इतनी बोरियां कंपनी इस बार खाद की बनाई, उर्वरक की बनाई, यूरिया की बनाई, आप प्रोडक्शन के पेपर दीजिए, आपको पैसा सब्सिडी का दे दिया जाता है। उस सब्सिडी के गोलमाल को ख़त्म करने के लिए अब सब्सिडी डायरेक्ट किसानों के खाते में जाती है कि जिसने ली उसके खाते में पैसे जाएंगे। परंतु यहाँ सरकार उल्टा कर रही, जो फ़ायदा एम्प्लॉय को मिलना चाहिए था वो फ़ायदा पेंशन फंड मैनेजर खा रहे हैं। एम्प्लॉय 10% लॉस में है, रिटायर्ड आदमी पेंशन के लॉस में है, और सरकार 14% एडवांस जो खर्च कर रही है, अतिरिक्त लायबिलिटी हर वर्ष बढ़ रही है। क्योंकि ये तो रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट है। ये एम्प्लॉय आज लगा आज रिटायर नहीं होगा, 25 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद रिटायर होगा, तो ये लायबिलिटी उस समय की है। तो इन सारी परिस्थितियों में बीच का रास्ता क्या हो जिससे कि सबसे पहले तो रिटायर्ड एम्प्लॉय इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके लिए इनको सीधा सरकार के अंडर लाना पड़ेगा। इनकी जितनी भी पेंशन है वो सरकार दे, ना कि इनको इन व्यापारियों के हवाले छोड़ दे। इनसे छुटकारा पाना इसकी प्रथम आवश्यकता है। तो सबसे पहले रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को सीधा सरकार के अंडर लाया जाए। दूसरी बात, इनकी जो सैलरी 10% कट रही है, इनकी परेशानी, इनका हल, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट है। ये तो वही बात है कि भेड़ को ठंड लग रही थी तो उसको कंबल देने का वादा किया गया, तो उसकी ऊन उतार के ले ली गई कि आपको कंबल दिया जाएगा, तो उसकी ऊन उतार। तो वही पेंशन जो है वो बेनिफिट है आफ्टर रिटायरमेंट, उसके लिए एम्प्लॉय की सैलरी काटना पूर्णतः गलत है। तो इनकी 10% सैलरी जो कट रही है उसको बंद किया जाए। अब दो हमारी एंटिटीज़ जो थी पेंशन के रिलेटेड वो सेटिस्फाइड हैं। पहली कि ये जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है इसको पेंशन गवर्नमेंट देगी, और इनकी सैलरी जो 10% कट रही थी वो कटनी बंद होगी। इनको पूरी सैलरी अब जो है वो मिल रही है, फुल सैलरी। अब एक बात बचती है HP गवर्नमेंट या कोई भी प्रदेश सरकार कि इनके लिए फंड का इंतजाम कैसे हो। तो क्योंकि वर्तमान समय में भी सरकार 14% अतिरिक्त जो है फंड का दान कर रही है PFRDA को। इसे दान इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के नाम पर दिया जा रहा है, उनकी रिटायरमेंट के नाम पर दिया जा रहा है। तो वर्तमान समय में सरकार
को चाहिए कि एक ऐसी बीच में एजेंसी हो जो उसकी इस इन्वेस्टमेंट को 14% की इन्वेस्टमेंट को अपने आप मैनेज करे इन पार्टीज़ के थ्रू। तो यहाँ बीच में सिर्फ एक कड़ी हमें इम्प्लांट करनी है सरकार को, जो कि ये सारा सिस्टम जो है वो मैनेज कर सके। ये कड़ी सरकार को इन्वेस्टमेंट से जोड़े और सरकार के लिए फंड का इंतजाम करे। ऐसी कड़ी जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, इन सर्विस एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट ना करे परंतु सरकार के लिए फंड का इंतजाम कर दे। वैसी एक एंटिटी हमारे पास हो सकती है उसको बीच में जोड़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये क्या हो सकती है। स्टेट पेंशन फंड मैनेजर, इसको एक हाइपोथेटिकल नाम दे देते हैं। स्टेट पेंशन फंड मैनेजर का क्या काम होगा? राज्य सरकार हर वर्ष जितना इन सर्विस एम्प्लॉयज़ को वेतन देती है उसका 14%, 15% जो भी सरकार को लगे कि उचित है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, देखते हैं कितना लगभग करना चाहिए, वो इस एजेंसी को दे। इनसे नहीं लेना है क्योंकि इनकी सैलरी जो है इनका हक है, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। फिर ये पेंशन फंड मैनेजर अपने आप उस राशि को इन्वेस्ट करें इन कंपनीज में, पेंशन फंड मैनेजर्स में, बाज़ार में, इक्विटी में, डेब्ट में, जैसे भी उनको उचित लगे। वो स्वतंत्र हों, सरकार सिर्फ उनको अपॉइंट करे ताकि उनके द्वारा दिया गया पैसा ये मार्केट में इन्वेस्ट कर करके उससे वापस अच्छे से अच्छा रिटर्न ले सकें। जिसकी इच्छा सरकार की ये है कि ये काम भी एम्प्लॉय करे अपने स्तर पर, पेंशन फंड मैनेजर बदलता रहे और उसके इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती रहे या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होती रहे। परंतु यदि एम्प्लॉय को यही काम करना है तो फिर वो दिन में अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा। उसे पूरा दिन यही देखना होगा कि कौन सा फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इसी एनालाइजेशन में फंसा रहेगा। तो कृपया सरकार इस बात को छोड़ दे कि एम्प्लॉय इस चीज़ को डिसाइड करेगी पैसा कहाँ लगना है। सरकार को सिर्फ एक छोटी सी एंटिटी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी, ये इम्प्लीमेंट करनी है कि ये सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें। उदाहरण के लिए वर्तमान परिस्थिति राज्य सरकार के पास ये है कि लगभग इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का 1000 करोड़ रुपया लगभग 14% के रूप में सरकार को देना है। एम्प्लॉयज़ का 10% अलग है, उसको छोड़ दें तो ये 1000 करोड़ रुपया सरकार एम्प्लॉयज़ के खातों से NSDL में ना डाले। ये स्टेट पेंशन फंड मैनेजर अपने आप इस 1000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करे NSDL में। उसका क्या है अभी, और वर्तमान में सरकार की OPS की लायबिलिटी है वो बनती है 500 करोड़ रुपया। तो वर्तमान परिस्थिति में इस 1000 में से 500 करोड़ रुपया इनको डायरेक्ट ना देकर 500 करोड़ रुपए डायरेक्ट सरकार यहाँ दे रिटायर्ड एम्प्लॉय को, और ये जो 500 करोड़ बचा ये सरकार यहाँ इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि सरकार के कानूनी सरकार ने उसके लिए इसको अपॉइंट किया है, स्टेट पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को या स्टेट पेंशन फंड मैनेजर को, ये यहाँ इन्वेस्ट करे। अब क्योंकि ये एम्प्लॉय 20 साल बाद रिटायर होंगे या 15 साल या 10 साल बाद, इन एवरेज अगर हर साल 5, 7, 10 हज़ार एम्प्लॉय रिटायर होता है, क्योंकि आज इनकी संख्या लगभग 1,12,13 हज़ार के लगभग है, तो 25 साल का एवरेज लेके चलें
तो हमारे पास लगभग 5,000 एम्प्लॉई एक साथ रिटायर होगा। उस स्थिति में क्या होगा कि इनका जो लायबिलिटी बनती है, जितनी इनकी एनपीएस की लायबिलिटी है 14% के रूप में, वो यहाँ डालते रहें। जो इन सर्विस हैं उनके प्रोपोर्शन में 14% इस फंड में डालते रहें स्टेट पेंशन फंड मैनेजर के पास। ये अपना सारा पैसा इधर इन्वेस्ट करते रहें। अब इनके लिए लायबिलिटी कभी नहीं होगी कि आपको एनपीएस की तरह 60 साल रिटायरमेंट के बाद ही पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि मार्केट ओपन है, आप जब चाहें इन्वेस्ट करें, जब चाहें डिसइन्वेस्ट करें। तो ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें, यहाँ से गेन लेकर वापस इसी में डालते रहें। सरकार यहाँ से पैसा उठाती रहे और एम्प्लॉयज़ को पेंशन देती रहे। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए एक बीच में स्टेट पेंशन फंड मैनेजर का होना अति आवश्यक है। अब एक बात और आती है कि जितना पैसा अब तक जा चुका है उसका क्या। तो वैसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में जितना पैसा लगभग 7,500 करोड़ रुपया एनएसडीएल के पास है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वापस मिले ना मिले, मिल तो जाएगा। परंतु एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि क्योंकि ये इन एम्प्लॉयज़ का पैसा है, तो जितना दिया है वहाँ से इनका कंट्रीब्यूशन, इनके खाते जो इनके प्राण खाते हैं, इनमें से कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया जाए। ये कब वापस मिलेगा? जब एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एज हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से हर साल 5,000 एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो रहा है, तो वो अपना पैसा 60-40 के अनुपात में या 50-50 जैसे भी वो चाहे, क्योंकि पैसा उसका जा चुका है, सरकार ने भी आज तक काफ़ी पैसा दे दिया है, तो ये अपनी एन्युटी वहाँ से लेते रहें। साथ में इनको पेंशन जब दी जाए तो इनकी एन्युटी जो है इसमें एडजस्ट कर ली जाए, जब इसको ओल्ड पेंशन दी जाए, जब ये रिटायर्ड एम्प्लॉय बन के यहाँ आएंगे। या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आज इनके प्री मैच्योर एग्जिट कर लिए जाएं, उसमें 20% राशि जो है वो आप अभी भी निकाल सकते हैं पूरी। इसमें से सारे एम्प्लॉय जो हैं प्री मैच्योर एग्जिट अगर करते हैं तो 20% राशि निकाली जा सकती है। तो इसका 1,500 करोड़ रुपया सरकार के खाते में अभी आ जाएगा अगर सारे एनपीएस खातों को बंद कर दिए जाए। ये 1,500 करोड़ भी इस स्टेट पेंशन फंड मैनेजर को दे दिए जाए। अब क्योंकि सरकार ने लगभग 2,800 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया, 3,200 करोड़ के लगभग सरकार का इस 7,500 करोड़ में है, तो लगभग 1,500 करोड़ तो आ गया। बाकी जो बचता है उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिर्फ 1,500 करोड़ की बात है। अब इसमें इनका रोल हो जाता है या तो डायरेक्ट अभी रूल अमेंड करके दिलवा दें, ये सरकार धीरे धीरे बाई कोड बाई लॉ जैसे भी हो, ये 1,500 करोड़ बचता है या 1,700 करोड़ रुपया ये बचता है, इसको कैसे वापस लिए जाए, सिर्फ ये इसके लिए चिंता की बात थोड़ी हो सकती है अगर प्री मैच्योर एग्जिट किया जाए। और प्री मैच्योर एग्जिट का टोटली 20% जो है वो सीधा जितना 1,500 करोड़ होता है वो अपने पेंशन फंड जो स्टेट का फंड मैनेजर है उसको दे दिया जाए। वो इसको इस तरह से इन्वेस्ट डिसइन्वेस्ट करे कि यहाँ से 10%, 12% जो कि सरकार की एश्योरेंस है कि इतना शेयर मार्केट उसको देती है, तो यहाँ से रिटर्न लेके वापस यहाँ पैसा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट, यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट, ये एक हमारे पास एक ऐसा बैग हो जिसमें से मार्केट में पैसा लगाया जाए, प्रॉफिट लेके वापस इसमें डाला जाए, सरकार इसमें से पैसा निकाले और एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट पेंशन दे, ताकि ये जो हमारा वर्ग है रिटायर्ड एम्प्लॉय और इन सर्विस में जिसके लिए सारा पेंशन का तामझाम है, जो सरकार की लायबिलिटी है, वो एटलीस्ट स्टेट फंड मैनेजर, एनएसडीएल, पीएफआरडीएस एंड इन सब चक्करों से दूर रहकर आराम से अपनी शांति से अपनी सेवा दे सके सरकार के प्रति। एक बात और आती है कि सरकार को कितना कंट्रीब्यूशन जारी रखना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में पेंशन का गुजारा हो सके। तो मान लीजिए सरकार आज की डेट में एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एम्प्लॉय है
जिसकी सैलरी आज की डेट में 100 रुपया है, जनरलाइज करते हैं, तो सरकार उसके लिए 14 रुपये प्रति महीना या प्रति साल NSDL को दे रही है। आज की डेट में 14 अतिरिक्त जो है, जिसकी लायबिलिटी 20 साल बाद की है या 25 साल बाद की है, 30 साल बाद की है। इन एन एवरेज एक एम्प्लॉय 28 से 30 साल की सर्विस करता है। अगर वो 28 साल की उम्र में जॉब में आता है तो 30 साल की सर्विस करता है, 25 आता है तो 58 तक वो 33 कर जाता है, 30 में आएगा तो 28 तक कर जाएगा। आज की डेट का इन्वेस्ट किया हुआ 14 रुपया हम मान लेते हैं कि मार्केट से रिटर्न 9% का है, तो ये 14 रुपया 8 वर्ष पश्चात 28 रुपया बन के आएगा और 16 वर्ष पश्चात 56 रुपये बन के आएगा। 24 वर्ष पश्चात इसकी वैल्यू 112 रुपये होगी और 30 वर्ष बाद इस 14 रुपये की वैल्यू लगभग 200 रुपये तक हो जाएगी, 195 से 200 रुपये, यदि हम 9% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, क्योंकि स्टेट पेंशन फंड को लगभग इसी टारगेट के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये जो सैलरी एम्प्लॉय की है 100 रुपया, ये भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। मान लीजिए 30 वर्ष बाद ये 400 रुपया हो जाती है, 4 गुना। अगर आज की डेट में एम्प्लॉय 30,000 रुपये सैलरी लेता है तो 30 साल बाद 1,20,000 हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में OPS की देनदारी होगी 200 रुपया, और जो सरकार ने आज की डेट में 14 रुपये इन्वेस्ट किया होगा आज की डेट में, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 200 रुपया। ये इस बैग में पैसा पड़ा है जो उसके नाम पर आज इन्वेस्ट किया जाता है। तो सरकार को इसमें भी किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहे, क्योंकि सरकार का एक हल्का सा ऑफर का भी ये भी रहता है कि हम कंट्रीब्यूशन बढ़ाने को तैयार हैं। तो अगर सरकार कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए तैयार है तो सरकार 14, 15, 16 जो भी लायबिलिटी हो उस हिसाब से कर सकती है। एक और इसमें बहुत अच्छी बात हो सकती है, अगर सरकार चाहे तो इन सर्विस एम्प्लॉइज़ अपने GPF खातों का पैसा इसके हवाले करें, या इन सर्विस एम्प्लॉय का GPF खाता सरकार के पास हो। इसमें सरकार इनको फिक्स्ड ब्याज 7.5%, 8% दे, क्योंकि कर्मचारी 9%, 10% का लालच नहीं चाहता, उसे फिक्स्ड चाहिए, श्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो अगर ये कर्मचारी अपनी सैलरी का 20% भी GPF में रखते हैं, टोटल 20% भी अगर सरकार को GPF में रखते हैं, सरकार इनको 7.5%, 7%, 8% ब्याज देगी। तो ये पैसा सरकार पेंशन फंड मैनेजर को दे, वो चाहे तो यहाँ से 10% रिटर्न लें, 12 लें, 8 लें, 9 लें और वापस सरकार को पैसा दें, कर्मचारी को फिक्स्ड। तो यहाँ से भी सरकार उसके GPF से 1-2%, 3%, 1 से लेकर के 3-4% तक फ़ायदा बाज़ार से उठा सकती है, क्योंकि यहाँ उसके पास स्पेशलाइज्ड एक बैठा है तंत्र जो पैसा इन्वेस्ट करना और उससे पैसा कमाना जानता है। ऐसी स्थिति में तीनों की समस्या हल हो जाती है। सरकार के लिए फंड का इंतजाम हो गया, एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी कट ख़त्म हो गया, GPF खाता सेविंग स्टार्ट हो गई, रिटायर्ड एम्प्लॉय को एक सम्मानजनक पेंशन सरकार से मिल गई और इन जेलरों से छुटकारा मिल गया। तो वर्तमान परिस्थितियों में मुझे लगता है यही सबसे अच्छा हल है कि सरकार एक एंटिटी का गठन करे, स्टेट फंड मैनेजर जिसका एम्प्लॉय से कोई लेना देना ना हो, वो सिर्फ सरकार के लिए एक स्पेशल फंड रेज करने का ही इंतज़ाम करें और एम्प्लॉयज़ का, कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो, पेंशन के नाम पर उनकी सैलरी ना कटे और रोज़ बेचारा शेयर मार्केट को देख देख के, अपने अकाउंट को देख देख करके उसको किसी तरह का दुख ना हो। जैसे कि वर्तमान
अगर समय देखा जाए इस साल का एनपीएस का रिटर्न लगभग -6% रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ इस व्यक्ति को बुढ़ापे में काफ़ी असहज स्थिति में ला सकती हैं। तो वर्तमान समय में सरकार के लिए यही सुझाव है कि स्टेट पेंशन फंड मैनेजर्स या वट जो भी अच्छी वो एक संस्था या एक अपना तंत्र खड़ा करना चाहे, उसके लिए फ़ंड का इंतज़ाम करे। सरकार इन सर्विस एम्प्लॉयज़ से सिर्फ जीपीएफ फिक्स्ड ब्याज दर पर उसका खाता खोल दे। रिटायर्ड एम्प्लॉय क्योंकि कहीं आने जाने लायक है, सेवा करने लायक जब नहीं रहा है तो फिर वो पैसा कमाने लायक भी नहीं रहा है, उसकी जवानी आपने खा ली है, उसको सरकार सीधा पेंशन दे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। स्टेट पेंशन फंड मैनेजर सरकार का जो अतिरिक्त व्यय हो रहा है 14%, ये उसको इन्वेस्ट करे, वहाँ से पैसा कमा के वापस सरकार को दें, ताकि जब एम्प्लॉयज़ जिस रेशो में पैसा जा रहा है उसी रेशो में रिटायरमेंट होती है, तो उस समय वो पैसा सरकार के काम आ सके। और इसके अतिरिक्त इसके जीपीएफ सरकार जो है इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के जीपीएफ को यहाँ इनके पास दे, इस एंटिटी के पास, और वो एनएसडीएल से या पीएफआरडीए पेंशन फंड मैनेजर्स में या मार्केट में डेप्ट में असेट्स में कहीं भी अपने, क्योंकि स्पेशलाइज्ड फर्म है, जानते हैं कहाँ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, रिटर्न लेके वापस सरकार को पैसा देती रहे। इस तरह से सबकी समस्या का हल हो जाता है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बैठी है, जहाँ से ये सारे फसाद शुरू हुए हैं, अगर ये चाहें तो फिर इस सारे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सरकार यहाँ से रूल अमेंड करे, डायरेक्ट पीएफआरडीए जितना हमारा पैसा बनता है, सरकार का बनता है एम्प्लॉयज़ का, वो डायरेक्ट इनको दे दे, तो जितना हमारा थोड़ा बहुत इस काम को करने के बाद काम बचता है सरकार का 1000 करोड़ 1500 करोड़ का, वो भी जल्दी आसान हो जाएगा। और भविष्य के लिए सब के सब ये सुरक्षित और इंडिपेंडेंट आज़ादी के साथ अपने रिटायरमेंट या रिटायर्ड लाइफ का आनंद ले सकेंगे। अन्यथा आज सबसे जो शोषित तबका है वो ये है, किसकी वजह से? इनकी वजह से और माननीय सरकार की वजह से। तो आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत इस मॉडल को लॉन्च करने की है, ताकि सबकी समस्याओं का समाधान हो सके। थैंक यू।